अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। ऑफ द पिच के एक स्पेशल एपिसोड में आज आपके साथ हाजिर हैं और हमारे साथ एक ऐसा नाम आज मौजूद हैं जो कोई भी क्रिकेट या खेल से ताल्लुक़ रखता है ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इनका सुना ना हो, इनकी बातें ना सुनी हो और ना सिर्फ ये बल्कि इनसे सीखा ना हो। आपका ताल्लुक़ रेडियो से रहा, उसके बाद आपने टीवी प्रोडक्शन में रोल सर अंजाम दिया और आपने क्रिकेट और दीगर खेलों की भरपूर कवरेज की और उसकी बदौलत आज डिजिटल के दौर में हमारी स्क्रीनों पे आप छाते जा रहे हैं और वो बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो शायद ही कुछ लोगों में हिम्मत है करने की, और एक बड़े मुनफरद और एंटरटेनिंग अंदाज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सैयद कमर रज़ा इफ़ी भाई। खुशामदीद कहते हैं सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे अल्फाज आपने मेरे लिए अदा किए। डेफिनेटली पैशन जब आप में दौड़ रहा होता है अंदर, खून में साथ जब चीजें चल रही होती है, तो फिर आप यकीनन उसका इजहार भी चाहते हैं। और जब तक दीवार के पीछे हम खड़े होकर काम करते रहे, तो वो पैशन भी हमारे साथ था। और जब हमने इजहार करना शुरू किया, तो इजहार अपने लोगों के लिए किया और उन लोगों के लिए नहीं जिनसे आपको फायदा पहुंचता है। आपने इजहार उन लोगों के लिए किया जो आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ चीजें बने। तो कुछ लोगों को कड़वा भी लगता है, मगर जो सच होता है वो यकीनन उसमें तकलीफ तो होती है, उसको बोलने में भी और उसको सुनने में भी। मगर ये कि सच आप हमेशा आगे वाले आने वाली नस्लों के लिए बोलते हैं, ताकि जब आपको कोई सुने तो लगे कि नहीं यार, हमने जब सुना इसको टू द पॉइंट ही सुना, उससे ज्यादा नहीं सुना। थैंक यू। बिल्कुल सर, ऐसी ही है। जब भी हमने सुना है हक और सच की बात ही लगी है, तो बड़े मशकूर हैं कि आपने एक आधा घंटा हमारे लिए भी निकाल लिया आज। तो मेरे ख्याल है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं सईद नईम। सर, आजकल आप देख रहे होंगे कि T20 टीम जो है उसमें हमें एक बताया जा रहा है जी कि एक बिल्कुल नई डायरेक्शन लेके आए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। टॉप थ्री आपने हार्ड हिटर फिक्स कर लिए हैं, बीच में आपने जी एक फ्लोटिंग मिडिल ऑर्डर पैदा कर दिया है कि चार पे कभी आगा होगा, चार पे कभी हसन नवाज होंगे। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छी तैयारी है 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए, या एक बार फिर वही होने वाला है कि एंड में हमें कहा जाएगा जी इनकी हमें बड़ी ज़रूरत थी, तो ये लेजेंड्स बाबर रिजवान वापस आएंगे, टीम को बचाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। तो कैसे आप देख रहे हैं, किस तरफ बात जा रही है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो सलमान अली आगा जो आपके कप्तान है, गोके, मुझसे अगर आप पूछेंगे मेरे उससे, तो सलमान को मैंने कभी रेट नहीं किया एस T20 प्लेयर। मगर अब क्योंकि यस मैन है वो, और अ, कोई भी बात टालता नहीं है, और जो उसको कहा जाता है वो करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ओडीआई और टेस्ट तक तो मैंने हमेशा उसको रेट किया कि बड़ी अच्छी रीडिंग है उसकी, और वो गेम को बड़ा सेंसिबली खुद भी खेलता है, और कोशिश उसकी ये होती है कि टीम उसकी परफॉर्मेंस से जीते। देखें, सबसे बड़ी बात खिलाड़ी में जो नजर आती है वो ये उसका पॉजिटिव होता है कि जब उसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगी, टीम जीतेगी। ऐसे ही है और बिल्कुल। सलमान उसमें किसी ना किसी हद तक 60-65% मैंने देखा है कि यार वो उसकी कोशिशें कामयाब रहती हैं। और कई जगह नाकामी भी है, और मगर कुछ कामयाबियां उसके हाथ में ऐसी भी लगी हैं जो नामुमकिन थी, जैसे साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, कराची में ट्राई नेशन का जो मैच था, तो जबरदस्त बल्लेबाजी उसने की। और भी उसके अलावा, मगर T20 में जब उसको कप्तान बनाया गया, तो मेरी अपनी फीलिंग ये है कि यार शायद उस पे किसी ने वर्कआउट किया, और किसी ने जेन्युइन फैसला ये किया कि यार अगर आपने मौका ही देना है तो फिर इस लड़के को दें। कम से कम इसमें मैनेजमेंट भी अच्छी है, लड़के इसके करीब भी रहते हैं। फिर दूसरा ये कि ये परफॉर्मेंस लेना जानता है। असल बात ये होती है, कप्तान वही होना चाहिए जिसको अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा जो उसके साथ 10 खिलाड़ी हों उनसे परफॉर्मेंस लेना है। इवन जो स्क्वाड के खिलाड़ी हों, उनको अच्छी तरह रीड करना है कि यार इन कंडीशंस में, या इस पिच के ऊपर ये कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए, कौन सा बैठ जाना चाहिए। तो सलमान में ये वाले पॉजिटिव तो हैं। उसकी वजह ये है कि मैं सलमान को पिछले 6-7 सालों से, ठीक है, उससे मुलाकात बिल्कुल नहीं है, ना कोई सलाम दुआ जरूरी नहीं है मेरे लिए, मगर ये कि उसकी गेम को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ किसी ना किसी इवेंट के ऊपर। तो सलमान में कम से कम ये वाली चीजें मुझे नजर आए। फिर अगर आप देखते हैं, ये है कि यार जैसे हसन नवाज का आप कह रहे थे, उसको कहाँ खिलाया जाए, फखर भी आपके पास है, इसके अंदर साइम अयूब भी आपके पास है। अगर आप इन चारों को देखते हैं, हारिस भी है, ये चारों तो ओपनर है। ऐसे ही है। ठीक है, अब ये इनमें
ये तो नहीं आप कह सकते कि यार ये चारों बैट्समैन है, नहीं यार ये चारों ओपनर है भाई। जी। इसी में से आपने किसी को वन डाउन करना है, इसी में किसी ना किसी को आपने 4 नंबर पे खिलाना है। मगर अब ये स्मार्ट कैप्टेंसी पर आ जाएगा सलमान की। अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट ये पिछली सीरीज अगर आप देखते हैं सलमान की कप्तानी में, तो उसमें जो पॉजिटिव ये आया कि जहां उसको मौका मिला उसने बोला यार अब बिल्कुल पछाड़ देना, उसने बिल्कुल पछाड़ दिया बांग्लादेश को। ठीक है, और ठीक है कामयाबी जरूर मिली है, मगर हमारी क्रिकेट के अंदर पिछले 4 सालों में एक बड़ा मसला ये आया है कि यार आप कुछ नामों के बगैर आपने क्रिकेट खेल नहीं पाए आप, और अगर आप खेली भी है आपने तो उनकी यतीमी महसूस हुई है, उनकी कमी हमेशा महसूस रही है आपको। बाबर हो, रिजवान हो, शाहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, ठीक है, या हसन अली हो। तो मैं ये कह रहा हूँ 5-6 नामों की गिरद घूमती नजर आई, शायद आपको सलमान की ये कप्तानी अभी शायद नजर ना आ रही हो। मगर मैं आपको ये बताऊं, ये जो लड़के जिसमें 4 ओपनर हैं, ठीक है, चारों बैट्समैन हैं, 4 ऑलराउंडर इसने रखे हैं, ठीक है, 2 विकेट कीपर रखे हैं जो बांग्लादेश आपकी टीम गई है, कुछ बॉलर जिसने रखे हैं, इसमें अब्बास है, जिसमें ख्याल में अहमद दानियाल को भी इन्होंने रखा है, जी। नवाज भी सलमान इन्होंने अकरम। रख लिया है, फहीम अशरफ भी है, कुछ दिल को भी है नीचे टेल में खिलाने के मूड में है कि 7, 6, 7, 8 नंबर के ऊपर कुछ दिल को भी मौका दिया जाएगा, तो बांग्लादेश की कंडीशंस में तो ठीक है। असल मुकाबला सलमान का उधर होना है वेस्ट इंडीज के वेस्ट अंदर। इंडीज। ओवरऑल अगर अब इस स्क्वाड की बात करते हैं जो आगा सलमान के हाथ लगा है, उसमें देखिए मिसफिट शादाब है, अब शोल्डर इंजरी है, मैं ये नहीं कहूंगा, अच्छा है कि वो इस टीम का हिस्सा नहीं है और वेस्ट इंडीज में भी ना रहे, क्योंकि शादाब 2016-17 से खेलता हुआ आ रहा है, बड़ा घाक लड़का है, और उसको पता है कि यार किस वक्त टीआरपी लेनी होती है, और टीआरपी लेते हुए ये भी नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान को मैच लग रहा है, मैच लग जाता है और ये टीआरपी इनकी पूरी हो जाती है। तो बात सीधी सी ये कि अगर सलमान पे आपने तकिया किया है, वो यस मैन जरूर है, मगर वो लड़कों को पहचानता जरूर है, उनकी इतनी गेम सेंस उसकी है कि उसको अंदाजा है कि यार कौन सा लड़का परफॉर्म करेगा। कम बोलता है, बेहतर बोलता है अब तक की जो सलमान की परफॉर्मेंस, ओके T20 उसके लिए नया फॉर्मेट है मेरे हिसाब से, मगर अगर आपने टीम बनानी है तो इससे बेस्ट लड़का आपको कोई भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान अगर ये बांग्लादेश और श्रीलंका वेस्ट इंडीज वाली सीरीज मारता है सलमान की क्यादत में, ये मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि एशिया कप का टाइटल ये ले आएगा। हम्म। बहुत बड़ा दावा है सर। दुआ करेंगे कि ये। क्योंकि गेम 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 बता रहा है, असल में आप समझे नहीं, गेम बता रहा है। हम्म। लड़कों को आजादी मिलेगी ना, अब साइम है, हारिस है, फखर है, और हसन है, और हारिस भी, ये पांचों तो बल्लेबाजी है ना यार, मतलब जी। ये तो सारे टॉप ऑर्डर के हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको 4 पे खिला दो, 5 पे खिला दो। अब यहाँ सलमान की चालाकी काम आनी है कि उसने कहाँ पर किसको इस्तेमाल करना है, ऐसे ही है। कहाँ पर किसको इस्तेमाल करना है, ये सलमान के ऊपर है कि यार मुझे ये 11 चाहिए। जब वो यसमैन बनेगा तो फिर वो अपनी मर्जी की टीम भी तो लेगा, और देखिए यार कप्तान को अगर टीम, बाबर को पूरी 4 साल उसके अपनी मर्जी के लड़के मिले, सलमान को भी मिलनी चाहिए। बाबर में गेम नहीं। सेंस नहीं थी, इसमें गेम सेंस ज्यादा है, बाबर में सेल्फ ऑब्सेस ज्यादा था, वो अपने माइलस्टोन के लिए वो खेलता था, उसको ये लगता था कि मैं आउट हो गया तो विकेट जो है वो पाकिस्तान हार जाएगा, जबकि सलमान को ये वाला नहीं है, सलमान को पता है कि मैंने इस नंबर पे आना है और मैंने इतनी बॉलों पे करना है, मेरे से बेहतर खेलना है टीम में। बाबर को ये था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। देखिए यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिस पर बात की जा सकती है, ठीक है। 2021 का मैं आपको बता रहा हूँ ना, फखर ने जब ये कहा ना कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल लूंगा, तो यार जी। ये किसने उसके जहन में डाला, अबे तू तो टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है, नया बॉल पुराना हुआ तेरे किस काम का है, तू तो नए बॉल पे मारने वाला आदमी है, तू तो फील्डर के ऊपर से फेंकने वाला खिलाड़ी है, तेरे में इतनी ताकत है, तू क्यों नीचे आके खेलेगा भाई। ऐसे ही है। बात ये है कि जब फखर को कहा गया कि तुमने अगर खेलना है तो यहाँ खेलना पड़ेगा, वरना फिर कुछ और देखते हैं तो उसने कहा ठीक है मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी। तो कंप्रोमाइज से क्रिकेट नहीं होती भैया, कंप्रोमाइज से सिर्फ सेटिंगें बनती है, और वो सेटिंगें ही बनी है आपकी, जी। और हाँ। उस सेटिंगों में बहुत सारी चीजें आपके हाथों से चली गई। सलमान सेटिंग वाला खिलाड़ी नहीं है, उसको पता है कि उसकी वो कप्तानी से बड़ा खिलाड़ी बनेगा, वो बैटिंग से बड़ा खिलाड़ी नहीं बनेगा। बैटिंग तो उसकी एक जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की होती है वही है बैटिंग है। जी। हाँ हम्म। मगर एहलियत वो ये रखता है कि टीम अगर कहीं फंसी हुई होगी तो वो निकालने की एहलियत रखता है, उसके पास शॉट्स हैं यार, जी। और फिर डरपोक नहीं है, जी सर। और सेल्फ ऑब्सेस नहीं है। जी। सर आपने बात छेड़ ही दी कुछ ऐसे नामों की, कुछ सेटिंगों की।
सर मोहसिन नकवी साहब भी वही हैं, वहाब रियाज साहब भी वही हैं, बाबर आजम को कैंप में भी बुलाया गया। माइक हसन से सवाल हुआ कि जी T20 में बाबर आजम की शमूलियत के हवाले से, तो कहा गया कि बाबर ओपनिंग स्पॉट के लिए compete कर रहा है फखर और साइम अयूब के साथ। कहीं ना कहीं सर ये तासुर बहुत ज़्यादा है कि वर्ल्ड T20 जब सर पे आना है तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम में से एक की वापसी तो होगी। तो बाबर आजम के फ्यूचर को लेके कैसा देखते हैं? परफॉर्मेंस तो सर ना वाइट 50 ओवर में आई, ना टेस्ट मैच में आई, वहां भी ड्रॉप हुए। कामरान गुलाम को फिर बिठा दिया, इनकी वापसी हो गई, 50 ओवर में जाते हैं। वहां भी परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से हमारे सामने है, वहां से तो ड्रॉप नहीं हुए। तो मेरा सवाल सर ये है कि T20 को लेके भी अगले 8 महीनों को जब हम देखते हैं तो कैसा देख रहे हैं इनका फ्यूचर? यार पिछले एक साल से जायद का मैं बता सकता हूँ। इतना एक साल लग रहे हैं आप तो 112 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। अब मुझे बताएं दुनिया का कौन सा बल्लेबाज है जिसका 112 का स्ट्राइक रेट है, वो टॉप ऑर्डर में खेलता हो, नए बॉल की सारी लिबर्टी लेता हो? है कोई? मेरी नजर में तो नहीं गुजरा यार। और नहीं फिर है। आपने 40 बॉलें आपने खेलनी है। अब ये मैंने तो नहीं कहा था, इफ्तिखार अहमद को तू जाके मीडिया में ये बोल दे, उनसे पूछो ना जो 40-40 बॉलें खेल जाते हैं। ये हफीज ने भी कहा था। तो ये माइंडसेट खिलाड़ियों में बनता है, एहसास महरूमी खिलाड़ियों में पैदा होता है कि यार तुम ऊपर के सारे मजे ले लो, अपने 50 भी कर लो, ठीक है, और उसके बाद नीचे वालों पे लाद के चले जाओगे, जाओ भाई 12 बॉलों पे 48 रन मार के आओ। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी आसिफ अली थोड़ी यार कोई, या नवाज थोड़ी है कोई। तो सही अगर बात। हम 2021 से उठाते हैं ना, पाकिस्तान का सिर्फ T20 उठाया, जहां से ये लोग बने, इनका नाम T20 से बना है भैया। इनमें से किसी ने टेस्ट में या ओडीआई में नाम नहीं बनाया, इनकी परफॉर्मेंस बता रही है। तो ये T20 के खिलाड़ी जब लाद दिए जाए सारे फॉर्मेट में और कहा जाए कि यार इनसे बड़ा कोई भी नहीं है, तो ये तो जो जिनका मफाद है वो तो इनके बारे में गीत गाएंगे जैसे गा रहे थे। जी मगर जिनका मफाद नहीं है वो सच बोलेंगे, वो कड़वे लगेंगे लोगों को, जैसे मैं लगता था। अबे मैं बोलता था ये बताओ ये कि अगर ये इनके बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती तो इनका उस वक्त बाबर आजम का 105 का पावर प्ले में रिकॉर्ड था। पावर प्ले में 105 का स्ट्राइक रेट था यार इसका 2021 में। और पावर प्ले के बाद 120, 118, 119। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी दुनिया में। मैं तो भाई मसला ये है कि आप सिर्फ ये थोड़ी है कि 2-3 खिलाड़ियों को पकड़ लिया आपने। दुनिया में जो T20 खेला जा रहा है उसमें आप फिर कंपैरिजन करते हो ना कि यार वो साला 10 बॉलें खेल के आउट हो गया इंग्लैंड का खिलाड़ी, मगर यार उसमें वो मार गया 22-23 रन। ये ज्यादा अहम है 10 बॉले, या ये 40 बॉले ज्यादा अहम है? तो जब आप कंपैरिजन करते थे ना तो अंदाजा होता था कि यार मैच की असल रूह तो निकाल के चले गए रिजवान और बाबर। बिल्कुल सर, जी हाँ। सर, इसकी ठीक है। मिसाल, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो ये वाली जो चीजें थी ना ये एक टाइम तक चलती रही क्योंकि सोशल मीडिया पे इनका कब्जा था, इनके बॉट्स चलते थे, इनको इनके पेजेस बने हुए थे। फिर इनसे इनको जो कंपनी खिलाती थी, देखिए यार ये तो सब सेटिंग वाले लड़के थे ना, इनको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर होती थी चीजें। और वो उसके तहत ये लोग खेलते रहते थे, किसी भी फॉर्मेट से ये बाहर नहीं होते थे इनके बगैर। जनाब टीम बनना मुश्किल हो जाती थी, लोगों को उल्टियां लग जाती थी, लोग बेहोश हो जाते थे कि टीम यतीम हो जाएगी, भैया इनको तो रखना बहुत जरूरी है। तो आपने जहां जहां रखा इन्होंने आपको शर्मिंदा ही कराया कहीं पर सही है। आपको, मतलब। आप मैं T20 वर्ल्ड कप का सॉरी बता रहा था आपको 2021 का, सिवाय इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के उसके बाद किसने मैच जीता है? जी जी। पिछले वालों में कहीं सर आसिफ अली ने एक में शुएब मलिक की इनिंग लग गई आसिफ ये। अली, नवाज, हाँ। आपका क्या नाम है, ये फहीम अशरफ एक मैच, और एक शुएब मलिक। ऐसे ही है। अबे इन्होंने किया क्या फिर मुझे बताओ? फिर 2022 में आते हैं, वो तमाशा भी आपने देखा होगा, झटके में सर पहुंच वो गए थे आप। झटके में पहुंचे थे ना। जी जी। हाँ, वो तो सर नेदरलैंड ना मारती अगर साउथ अफ्रीका को तो आप तो वापस आ रहे थे। जी जी सर, वापस कुदरत। फ्लाइटें फ्लाइटें करा ली हुई थी सर और फिर आगे हुई थी। मैं ये अभी भी। आपके पास आने से पहले मैं जहां बैठा हुआ था तो कुछ लोग वहां मिल गए मुझे, और उन्होंने थोड़ी सी देर इसी वजह से हो गई आप तक पहुंचने में। मैं उनको यही बता रहा था भाई कि जब अल्लाह आपको मौका देता है ना, आपकी नाअहलियों के बावजूद अल्लाह आपके लिए रस्सी दराज करता है, तो फिर सच्चाई से थामनी पड़ती है भाई आपको। आपको ये नहीं कि अल्लाह मियां फिर मौका दे देंगे। अबे तेरे लिए ही रह गए अल्लाह मियां क्या सिर्फ कि तुझे ही मौका देते रहे? दिया था मौका, तुमने अवेल ही नहीं किया, तुमने फिर लंगड़ा खिला दिया शाहीन वहां पर। और अब तो जी रिजवान को देखिए तुमने, सर। यार आप सोचिए,
आईसीयू की तस्वीर थी वो। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि हल्की सी जरा सी उंगली भी खराब हो जाती है तो वो बिठा दिया जाता है लड़का। रिजवान आईसीयू में था सेमीफाइनल में, आईसीयू में। सिलेक्टर से मैंने पूछा जब वो सिलेक्शन उनकी खत्म हो गई, मैंने पूछा सर ये बताइए कि आपने इतनी देर में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्यों ना उसकी सेमीफाइनल की। कह रहे हैं यार वो रोका हुआ था। मैं क्यों रोका हुआ था, वो आईसीयू में था ना। क्योंकि रिप्लेसमेंट सरफराज थी वहां पर। हम्म। तो जब आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आप अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा समझोगे, तो फिर लानत तो मुकद्दर बनेगी यार। ये मेरे और किसी और के कहने से बाहर नहीं हुआ कोई भी खिलाड़ी। परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बाहर है यार। जी। सच तो बताएं, ज्यादती नहीं हो रही किसी के साथ। हकीकत यही है, किसी ने बाहर नहीं किया, परफॉर्मेंस से बाहर किया है भाई। आप अगर अच्छा खेल रहे होते, मैं देखता कौन बाहर करता। कोई नहीं यस बाहर कर सकता। जी। सर देखिए, हमारी एक रवायत रहती है शो पे कि हम साथ साथ ऑडियंस को थोड़े बहुत फैक्ट्स और स्टैट्स भी देते रहते हैं। तो अगर याददाश्त सही है तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, जैसे आपने कहा, इंडिया मैच के अलावा न्यूजीलैंड आपको मलिक और आसिफ अली ने फिनिश किया। अफगानिस्तान में तो ये तो राशिद खान पे बोल्ड हो गया था, आसिफ अली ने फिनिश किया। उसके बाद नमीबिया और स्कॉटलैंड है, जिसमें एक में वो मलिक का 50 है तेज़, और साथ एक हाँ। रिजवान खड़ा है। और हम्म। सेमीफाइनल में तो जो हुआ 39 ऑफ 34, सर वो मेरे ख्याल है तारीख की बदतरीन जैपा इनिंग्स के रही खिलाफ सेमीफाइनल। गिरते गिरते जो शॉट मारी, एक उठाई और उस बाउंड्री पे दिन कैच। उस दिन 10 ओवरों में मेरे ख्याल है 71 स्कोर था फॉर ज़ीरो। तो वो विकटें पता नहीं बचा के इन्होंने कहाँ ले जानी थी। बाकी 2022 के अंदर वो भी देखा विकेट जाए। बचा के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिल गया एक, और उसके बलबूते पे सर जो अगले कई जो साल तस्वीरें लगी। पाकिस्तान बने। खैर हाँ। 2022 में भी सर देखें तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के अलावा तो कुछ भी नहीं है पूरा ही। और वो तो जहाँ वहाँ तक पहुँचे वो हमें पता है। तो सर आई गेस मेरा सवाल फिर ये होगा, आपने सेटिंग की बात की, तो थोड़ा क्रिकेट से हट के सवाल है कि हम तो अपनी पॉडकास्ट पे खुल के नाम भी लेते हैं तलाए शाम का, और हमने हम्म। निकाला हुआ है कि जी वो क्या उनकी बैकग्राउंड है और क्या। तो ये जो साया एक छाया हुआ है, तो ये एक दौर में जब एक्सपोज हुआ और कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन होने लगी है, साथ ही ये इंजमाम उल रिवील हक नहीं साहब ने किया है। इस्तीफ़ा दे दिया। बताया गया जी कि पीसीबी की कमेटी के सामने सब पेश होंगे, पूरी तहकीकात होंगी। तो वो तो साया कौन तो पेश? छाता ही जा रहा है। हाँ। देखें यार, अभी भी जो आपकी टीम खेल रही है, हाँ, इसमें साया की वो लगी भी है। वो भी किसी ग्रुप के तहत ही खेल रही है। हम्म। ऐसा नहीं है कि उस वक्त साया से खेल रहे थे लोग और अब बगैर साय के खेल रहे होंगे। अभी भी साया है कोई ना कोई। हाँ जी। और पहले एक ग्रुप के लड़के बाहर हो गए, अब दूसरे ग्रुप के लड़के आ गए, बस यही हुआ। मगर ये कि ये सोचने वाली बात है कि यार पाकिस्तान की टीम है और जिसकी सिलेक्शन जो है वो किसी एक कंपनी के हाथ में हो, और उस कंपनी की जो डायरेक्टर्स हों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, उसमें आपके बड़े बड़े खिलाड़ियों का, फॉर्मर प्लेयर्स का भी नाम आ रहा हो, करंट प्लेयर्स का भी नाम आ रहा हो। ठीक है। और यकीनन इस बात को कह तो दिया गया मीडिया के ऊपर, मगर इसके पीछे क्या हुआ वो तो कोई भी नहीं बताना चाहेगा ना यार। सबके कहीं ना कहीं स्टेक्स होते हैं कुछ चीजों यस। पे। मगर मुझे याद है कि उस वक्त इंजमाम उल हक 2019 में, जब 19-20 में आए थे, मैं 19 में आए थे मेरे ख्याल में, एज ए सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर बन के। उन्होंने जब रिजाइन किया था, उनको भी जब रिजाइन दिया था, तो उसके लिए भी एक कमेटी बैठी थी। और उस कमेटी का आज तक पता नहीं चला कि इंतमाम के लिए उन्होंने उस कमेटी ने किया। बहुत सारी चीजें हैं जो दबा दी जाती है, मगर जी। क्योंकि उस वक्त काफी प्रेशर होता है मीडिया का, मीडिया बार बार पूछ रहा होता है, तो वो मीडिया पे आके कोई ना कोई बाइट्स देकर आपको ठंडा कर दिया जाता है, मुंह में लड्डू डाल दिया जाता है, लो को बेटा खा लो थोड़ी से ये, और उसके बाद खामोश हो जाओ, अब हमारे पास है, हमने कमेटी में डाल दिया। कमेटी तो आपको पता है, कमेटी जब डलती है तो फिर क्या सीन होता है, लोग बदल जाते हैं फिर। आप किसी से पूछोगे भाई वो कमेटी का क्या हुआ, अच्छा वो तो उनके टाइम पे थी, वो तो है ही नहीं है, वो तो चले गए, उन्होंने पता नहीं क्या किया, हमें तो नहीं पता। तो वो आप आवाम के लिए तो सिर्फ जो है ना वो पिकअप। फनकारियां रह जाती हैं। वो सब कोई ना कोई आके फनकारी कर जाता है। देखिए यार, ये मोहसिन रजा नकवी जब आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने आते ही कहा था पिंडी में कि यार मैं वो क्या करूंगा, सर्जरी कर दूंगा, सर्जरी। सर्जरी हाँ। कर दूंगा। ठीक है। जी। और यकीनन ब्यूरोक्रेट है, और टाइम उन्होंने लिया चीजों को करने के लिए। और कभी हफीज के मत्थे डाला कि इनको बाहर करो, कभी लिख के खुद कुछ नहीं किया, कभी वहाब रियाज के मत्थे डाला इनको बाहर करो, और कामयाबी मिल गई आखिरकार उनको। किसी ना किसी तरह उन्होंने इस ग्रुप को बाहर कर दिया जो बाहर से चलता था। ठीक है, वो आपको सबको ही पता है कि वो जो ग्रुप था वो बाहर से चलता था।
वो ग्रुप मुझे याद है 2019 तक, वो जो ग्रुप है जिसका नाम आप बता रहे हैं, वो 2019 तक चावल की एक्सपोर्ट करते थे वो। चावल ये चावल एक्सपोर्ट करते थे वो। और अब ये हाल हो गया था कि 2020 के बाद वो खिलाड़ी इंपोर्ट करते थे अपनी मर्जी से, वो भी किसके, पाकिस्तान की टीम के। यार आप बताइए, 25 करोड़ का फैसला एक आदमी दूर बैठ के एक कमरे में कर रहा है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। किंग और खेलेगा इस सर। कदर स्ट्रॉन्ग एक सोशल मीडिया ग्रुप बना हुआ था, और आप जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि बाबर आजम की परफॉर्म, बाबर आजम के खिलाफ समझी जाती थी बात, वो पाकिस्तान के खिलाफ समझी जाती थी। जब से मैंने कहना शुरू किया, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, लोग ये समझते थे शायद मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा हूँ। लोग ये नहीं समझते थे कि दुनिया में जब टॉप ऑर्डर आता है खेलने के लिए तो उसकी बॉलिंग नहीं देखी जाती है, उसका स्ट्राइक रेट देखा जाता है भाई, उसके 50 नहीं देखे जाते, उसकी उसकी परफॉर्मेंस से रिफ्लेक्शन देखी जाती है कि अभी टीम जीत रही है या टीम हार रही है। ठीक है, तो यहाँ तो आपने ये बना लिया था कि यार जैसे ये आएगा और ये 50 मार दे, अबे वो 50 ही मारने आता था, वो इससे ज्यादा करने नहीं आता था जब तक लग रहे थे, जब तक लोगों को समझ में नहीं आया था कि यार इसको आउट कैसे करना है। एक तो ये आउट होना जानता नहीं है, ये कभी आउट हुआ भी नहीं है, ये जब आउट होता था गुस्सा करता था बाबर आजम। ये जो मुझे इतलात इसके पुराने दोस्त देते हैं कि खिलाड़ी तो अच्छा है, मैंने कभी नहीं कहा कि खिलाड़ी अच्छा नहीं है, मगर कुछ चीजें आप पे सूट नहीं करती। वो जो ये टेस्ट क्रिकेट है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है ओडीआई खेलें, 50 ओवर खेलें, इसने उन पर भी तवज्जो नहीं दी, वहां से भी परफॉर्मेंस आपकी निकल के नहीं आई। 2023 का वर्ल्ड कप टारगेट किया हुआ था कि यार 10 मैच है, 10 में से 3 तो मारेगा 100 ये है। तीन भी, अबे मारता एक भी फिर। नहीं लगा, एक भी नहीं लगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसको आता था वो भी चला गया यार। हाँ, अब इसका मतलब यही है ना कि दिमाग खेल से ज्यादा कहीं और लगा हुआ था भाई, चीजों के ऊपर। लगा हुआ था। जो जो हाँ, तो जवाब, कहीं लगा हुआ था ना दिमाग। जिस खेल तरह तो के जवाब जर्नलिस्टों को दिए आपने देखा ही होगा कि जिस तरह के जवाबात के जवाब ग्राउंड में मिलेगा। ग्राउंड में मिल गया जी जवाब। लोगों का रिस्क मेरे नाम से चलता है तो चलता रहे, क्या क्या सर बातें की गई। देखिए, सब मुंह को आई ना चीजें, आप समझे नहीं। हम्म। इसने 2021 के बाद से इसने जो बोलना शुरू किया, रुका ही नहीं। हालांकि खिलाड़ी का काम परफॉर्म करना है ग्राउंड में। अबे बोलता वही खिलाड़ी है जिसके पीछे परफॉर्मेंस है। हाँ। ठीक है, अच्छा वही लगेगा आपको जिसकी परफॉर्मेंस से टीम जीत रही हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स का गेम नहीं है भाई। ये जहांगीर खान जांशेर खान का गेम नहीं है, ये टीम का गेम है। ये 11 खिलाड़ी हैं, तू कप्तान है भाई, तू जिता फिर, तू बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा तू नहीं है तो तेरे साथ जो है वो बड़े खिलाड़ी हैं। मगर हुआ क्या, जब मैं और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री, हम दोनों रोनाल्डो मेसी, कोई कह रहा है ग्राउंड में जवाब दूंगा, कोई कह रहा है कि हम पर क्रिटिसाइज करने वाले पे अल्लाह की लानत है। अबे तुम कहाँ कहाँ से लाते हो पकड़ के ये वाली चीजें। सुबह है दोपहर वो सकलैन मुश्ताक आ गए, जो कभी गर्मी है मतलब उनकी सर्दी तो है। लॉजिक ही अलग है, दिन है रात है सुबह है शाम है, कुदरत का निजाम है। ये कौन से निजाम है इस दुनिया में, और कोई टीम नहीं बोल रही, तुम ही बोल रहे हो। अदर देन हाँ, क्रिकेट, लोगों को जुगत पे लगा देना, तफरी बना देना आपको। आप एक तो शिकस्त खाए में हो, उसके ऊपर लोगों को लगा देना कि यार कोई बात नहीं, होता है। अबे घंटा कहाँ होता है दुनिया में इस तरह का, हमें भी तो नजर आए ना यार। ऐसे ही है। फाइट तो नजर आनी चाहिए, फाइट भी नहीं। हम टेस्ट मैच हार गए तो कह रहे हैं अगर आप सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीत रहे थे। अबे कौन से सेशन जीत रहे थे तुम। सर तो मैं इसी ये पे कह रहा हूँ याद कि आया। इन्होंने एक तो खुद पाकिस्तान की पूरी मजे लिए, ठीक है, फिर अपने दोस्तों को भी करवाए। बिल्कुल दोस्तों करवाई। को भी तो करवाए ना, नहीं अकेले नहीं किए। रिजवान तू ओपनर है, मैं ओपनर हूँ, ओपनर बना दिए एक आदमी जिसकी टीम में जगह नहीं है 2020 तक, वो ओपनर है। हाँ। वो मतलब उसको आपने ऐसा कर दिया कि उसके बगैर अब टीम नहीं बन रही, क्योंकि वो हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, सबको एक कमरे में जमा करता है। अबे ये कौन से काम चल रहे हो भाई, अब और कोई टीम कर रही है दुनिया में, नहीं वो नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही है। क्रिकेट नहीं खेल रहे भाई, ये अपनी रिश्तेदारियां मना रहे हैं, ये सेटिंग दोस्ती यारियां मना रहे हैं। ये ग्रुप था एक पूरा, इनमें से किसी को किसी ने कान से पकड़ के बाहर नहीं किया। ये अपनी परफॉर्मेंस से गए, ये अपने खेल ना होने की वजह से गए। जी। दुनिया बदल गई, ये वहीं खड़े हुए थे कि मेरे हो जाए। ये मेरे के चक्कर में पूरे सब चला गया। ऐसे ही। अमेरिका ने लानत दे दिया। अबे मैं हमेशा ये कहता हूं कि उसको तो सबसे ज्यादा गुस्सा उसको आया होगा जो क्या नाम था उसके सदर का उस वक्त वहां पे, ट्रम्प से पहले जो था, बाइडन। हाँ।
जो बोला ये एक नया खाता खुल गया साला क्रिकेट का, इन्होंने पाकिस्तान को मार दिया, अब इसका बोर्ड बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। एरन जोन्स, मुनान पटेल, कौन है अली खान, इतने बड़े मुंह कर दिए उनके। अभी इटली ने सुना है, मैंने कह दिया इटली वर्ल्ड कप क्वालिफाइड, T20 वर्ल्ड कप, वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में रखो। उनको भी किसी ने बता दिया कि भैया पाकिस्तान को मार दोगे तुम। जी। तो अब देखें। 2022 के बाद पाकिस्तान की टीम ऐसी हो गई थी कि आपको शक भी होने लगा था कि कोई भी मार देगा, और वो शक यकीन में तब्दील कर दिया अफगानिस्तान ने, फिर उसके बाद वहां पर अमेरिका ने। जैसे कि तो बिल्कुल 22 में जिम्बाब्वे ने हराया, 23 में हमें हराया अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान, 24 में हमें हराया यूएसए ने। इटली तो रह सर गया ये, जी पीछे। हाँ अबे ये शिकस्तें जिम्बाब्वे तो। आज भी हरा देगी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, उनकी रूट्स है क्रिकेट की। अब अमेरिका की कौन सी रूट्स है? वैसे ही है। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट गेम है। हाँ 100%, 100%। जिम्बाब्वे तो आज भी हरा दे पाकिस्तान को या किसी भी टीम को यार, जी मुझे जी। वो नहीं होगा, शौक नहीं होगा मैं, क्योंकि उनकी रूट्स है यार। उनमें से खिलाड़ी निकल के आ सकता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास खिलाड़ी अच्छे नहीं आए। मगर ये कि यार अमेरिका हरा दे, हमें मतलब शर्म भी नहीं आ रही यार। जी। ऐसे ही है। आप लोगों ने तो खैर सर कहा तो था अमेरिका मैं से खुदा लड़ने का की भी। कसम, मैं 2022 के बाद जब मैं सोचता था कि यार ये अल्लाह करे जीत जाए किसी तरह, मैं दुआ करता था इनके लिए जीत जाए ये, क्योंकि मैं डरता था कि शो करना है मुझे रात में। जी मैं सर। आपको सच बात बता रहा हूँ, मैंने इनकी मुस्तकिल हार की वजह से जहां 2 शो करते थे, 1 शो कर दिया। मैंने वास्य को कहा, मैंने बोला वास्य आप 1 शो करेंगे यार, एक से ज्यादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग दिल को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद जज्बात से खेलते हैं, फिर ये चूतिया, सॉरी यार, ये चे बनाते हैं आपको। तो जी आज नहीं कल कर लेगा, अब ये तैयार हो गए, ये इंटेंस प्रैक्टिस कर लिए, लड़कों को सेटिंग बना दिए, शाहीन वर्ल्ड क्लास है, हारिस वर्ल्ड क्लास है, फिर कहाँ घंटे के वर्ल्ड क्लास, कोई भी वर्ल्ड क्लास ना निकला। कोई किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी ना जीत पाया पाकिस्तान। 100%। जी। 25-25 डॉलर की तुमने सैलरियां दे रहे हो वहां पर यार, ये खबरें निकल कर आ रही हैं। अबे तुम, अगर तो तुमने सारे मजे पाकिस्तान के ही नाम पे लेने हैं, तो फिर दूसरी माँ के बच्चे खिलाओ भाई, ये वाले नहीं चाहिए मुझे। इनके लिए नहीं आदमी इतनी मेहनत कर सकता। जी सर। सर लेकिन एक चीज बताए ना, फिर अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी निकाल दिया, सही कह रहे हैं कि एक ग्रुप चला गया दूसरा आ गया, बट कुछ लोग तो सर मुस्तकिल तौर पे वहीं के वहीं हैं। कुछ लेजेंड्स की आपने बात की, फॉर्मर प्लेयर्स की बात की। एक शख्स सर अजहर महमूद, जो कब से ड्रेसिंग रूम के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरह की बकवास स्टेटमेंट्स दी, कभी बताया कि पाकिस्तान पूरे में स्पिनर नहीं है, कभी उन्होंने आके कह दिया कि जी हमने तो पिच को गलत रीड नहीं किया, पिच हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बिहेव नहीं किया। तो कौम को बेवकूफ बना रही हैं, मतलब कह क्या रही हैं, बातें क्या कर रही हैं, और उस शख्स को जिसका अपना ज्यादातर करियर वाइट बॉल पे बना और उसकी कोचिंग हमारे सामने, उसको आपने रेड बॉल का इंटरिम कोच बना के खड़ा कर दिया। तो सर बिल्कुल कुछ फैसले होते भी हैं, कुछ लोगों को बाहर भी किया जाता है, बट ये अजहर महमूद जैसे करेक्टर्स को सर पाकिस्तान क्रिकेट की जान क्यों नहीं छुड़वा दी जाती? यार ये मिसबा स्कूल ऑफ थॉट है। और मैं आपको ये बताऊं, ये इस ग्रुप के जो असल ये ग्रुप चलता है पीछे, वकार भाई, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, या आप गिन लें आप नाम, इन्हीं के लोग आते हैं या ये खुद आते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 10-12 लोग हैं पाकिस्तान के लेजेंड्स, जो अपने आप को लेजेंड्स में शुमार करते हैं। ये टेबल के दोनों तरफ यही लोग बैठे हुए हैं, और हर आने वाला एक शिकस्त के बाद दूसरे पे क्रिटिसिज्म करता है। आप चेक कर लीजिएगा, पाकिस्तान जब हारा है 2021 के बाद से 2024 तक, ये एक दूसरे पे जो बाहर है वो अंदर वाले पे कर रहा है, जब वो अंदर वाला बाहर हो गया तो वो बाहर वाला अंदर आ गया। यही गेम है भाई। इन्होंने मॉडर्न मॉडर्न डे क्रिकेट के हालात को बदलते हुए देखा, तो अज्जू तू भी आ जा, बाप तू भी आ जा। ये 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 जो ग्रुप है इस कदर स्ट्रांग है, आपकी सोच है। जी। इन्होंने पंजे पूरे गाड़े हुए हैं, किसी चेयरमैन को ये चलने नहीं देते। नजम सेठी को आपको याद होगा कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को जब अरेस्ट कराने की बात हुई, जी। और ये बंद कमरे में बात हुई थी, नजम सेठी साहब ने खुद भी कहा था ये, कि मैंने कॉन्फिडेंशियली बुलाकर, खिलाड़ियों से बुलाकर मैंने एक बात करी,
उनको कहा गया मिसेस सराचार है, कहने लगे कमरे से जैसे ही वो बाहर गए, बात बाहर चली गई। और वो बात मीडिया में आ गई थी ना, नजम अजीज सेठी साहब को सोशल मीडिया पे शदीद तरीन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। तो आप समझे, ये इन्होंने चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। और ये मुझे कोई इस पे हैरत नहीं है कि अजहर महमूद जो है वो रेड बॉल के आ गए। ये अगर यहाँ से हटा दिए जाएंगे तो ये छुपा दिए जाएंगे। ये इस्तीफा लिख के जाते हैं, ये इस्तीफा याद है आपको, रिजाइन करके गए थे। ठीक है। हम्म। मगर जब ये रेड बॉल की कोच लगाए गए तो पता चला कि यार उनका तो रिजाइन ही एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्या देखिए मासूमियत है। फिर हाँ जी। तो ये टेबल के दोनों तरफ बैठते हैं लोग। अगर कोई तीसरा आदमी, अब सोच, अब मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, तीसरा आदमी अगर बाहर से बैठकर क्रिटिसिज्म करने लगे हम्म। तो उसको खामोश कराने के लिए फिर उसको व्हाट्सएप मैसेजेस किए जाते हैं, तुम तो भाई हो, तुम तो दोस्त हो, तुम तो पुराने आदमी हो, छोड़ो ना और आखिरकार उसको खामोश करवा दिया जाता है। शुएब अख्तर की मिसाल मैं आपके सामने दे देता हूँ, वो एक बार का आदमी है। ठीक है, मगर उससे पुरानी सेटिंग है, पुरानी दोस्तियां निकाल कर, ठीक है, उससे उसको ठंडा किया जाता है। तो बात जी सीधी सी ये है भाई, कि ये जो आपके 2005-6 के बाद जितने लोग फारिग हुए आपकी टीम से पाकिस्तान में, जिसमें चले 2004 से ले लें आप, ठीक हाँ है, 2000 कयूम कमीशन के बाद जितने लोग बाहर हुए 2007 के दरमियान तक, इन 3 सालों में इनमें से 10-12 लोग जो हैं वो आपस के एक ही टीम में खेलते रहे, बड़ी दोस्ती आ रही है इनकी। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग एनालिसिस में उनको बचाते भी हैं, इनको भी जानता हूं मैं, उनको भी जानता हूँ जो यूट्यूब शोज करते हैं। और कभी सकलैन को बचाने के लिए कोई लॉजिक ले आते हैं, कभी बाबर को बचाने के लिए कोई लॉजिक ले आते हैं, कभी मुश्ताक को बचाने के लिए। आप चेक कर लीजिए पिछले 15 सालों में, अगर ये लोग ना आए हो तो मैं क्रिकेट पे बोलना छोड़ दूंगा। यही लोग आते हैं, यही लोग आते हैं। जी 2019 में क्रिकेट 2019 की क्रिकेट कमेटी को जो हेड कर रहे थे वो वसीम अकरम कर रहे थे। 2019 की क्रिकेट कमेटी के जो मेंबर थे उसमें मिसबाउल हक थे, मोहसिन हसन खान थे और एक साहब और थे, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ। सबसे पहले मिकी आर्टर को फारिग किया गया, उस कमेटी को हेड कर रहे थे वसीम अकरम। उसके बाद सरफराज को फारिग किया गया, उसको हेड कर रहे थे वसीम अकरम। देखिए, कुछ चीजें नजर नहीं आ रही होती मगर वो हकीकत रखती है। पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे लाने में हमारे लेजेंड्स का ही हाथ है। वो ऐसे ही है। भले एक्सेप्ट करें ना करें, भले करें ना करें, मैं मेरा सवाल ये है कि खिलाड़ी तो आप बदल देते हैं ये कहकर के यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर जो लोग 15 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़े रहे, अबे उनको कौन, उनकी टेक्निक कौन सही करेगा? वो तो फिर घूम के आ जाते हैं। जी अब उन्होंने पिछले 2 सालों से नया गेम उतारा है, नए वाले लड़कों को तैयार कर लिया उन्होंने जो टीम से बाहर हो गए। नजर नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या क्या बताऊं मैं आपको जी यार। सर ये बात वो ऐसी है इसी कि तरह की। जी 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 बात कुछ ऐसी है कि हमने ये जस्टिस की ह्यूम रिपोर्ट पे चंद एक मेरे ख्याल है 1.5 महीने पहले प्लान था एपिसोड करने का। और हमने अच्छा। बारहा अपने एपिसोड में बोला कि एक बहुत बड़ा एपिसोड आने वाला है। हम पूरे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ के आपको एक एक इंसान जिसने आके गवाहियाँ दी हैं जो जो इन्वॉल्व था सब बताएंगे। तो वैसे ही चैनल पे मैसेज आने लगे कि जी ये तो पुरानी बातें हैं, इसका आपने अब क्या करना है, मतलब अल्लाह जाने कहाँ से थी। लेकिन वैसी मतलब आ पड़ा तो अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन ज़रूर करेंगे। एक चीज़ जो मैं जिक्र करूँगा कि बड़ा मज़ा आया देखने में कि जब इनके लगाए हुए पौधे फ्लॉप होना शुरू हुए तो कैसे सबसे पहले इन्होंने पार्टी बदल ली कि जी ये तो बड़ी घटिया क्रिकेट चल रही है, ना के कौम को पागल बनाया गया कि आप ये बताते कि लेके भी आप खुद ही आए हैं और अब आप खुद ही रोना शुरू हो गए हैं। तो नहीं खैर नहीं, जी ऐसा नहीं है भाई। आप हमेशा इसका दूसरा पहलू उठाया करें। देखें, जब पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर जो अपने आप को समझते हैं, अगर वो करंट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे तनकीद करना शुरू हो जाए ना, तो आप ये सोचा करेंगे इन्होंने लड़के कौन से तैयार करके रखे हैं। हाँ, असल बात वो होती है, असल बात ये नहीं होती कि यार उन्होंने ये बोल दिया, अबे घंटा ये तो बोल दिया। उनके लौंडे कौन से हैं वो तो बताओ। जी वो लड़के कौन से होते हैं पाकिस्तान के नाम पे, अब ये बताओ। मैं जानता था कि सलमान
अपने ही दोस्त के कंधों पे चढ़ के कप्तान बन जाएगा, यार मुझे पता था, क्योंकि सबसे ज्यादा गेम सेंस उसी लड़के के अंदर है भाई। आपकी जो करंट लॉर्ड है उसमें गेम सेंस किसी को नहीं है, जी किसी को नहीं है भाई। सही बात है। जी सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है वो जी। डोमेस्टिक में। उसको और पता है कि किससे परफॉर्मेंस लेनी है। वो कामरान अकमल को चाहते हुए भी नहीं टीम में रख सकता, मगर क्यों? कि कामरान अकमल की जगह जो खेल रहा है वो किसी का लड़का है। जी, ऑडियंस को सर यहाँ एक फैक्ट देते चलें कि मेरे ख्याल है 2012 या 13 में जो CL T20 हुई थी इंडिया में, तो सलमान अली आगा आज के हाजिर दौर में से उन वाहिद खिलाड़ियों में से हैं जो उस वक्त लाहौर लायंस की तरफ से मेरे ख्याल है टूर करने गए थे इंडिया। तो खैर सर, बात करेंगे थोड़ी क्विक फायर सवालों की करते हैं। बिल्कुल। उसमें रैपिड फायर में हम ऐसे चाहेंगे कि मतलब आप एक डेढ़ जुमले में जवाब दें। तो सर पहला सवाल मेरा ये होगा कि सरफराज को हटाने के पीछे असल हाथ किसका था? मिसबा उल हक, वसीम अकरम। सही है जी। तो दूसरा सवाल सर ये होगा कि क्या रमीज़ राजा एक अच्छे चेयरमैन आपके जेल में साबित हुए? नहीं। नहीं। सही है जी। तो इसमें सर क्या आपके ख्याल में मेन फैक्टर है क्या कि मतलब या तो बकवास ही जो करते रहे हैं, आई वांट टू मैरी बाबर आजम, तो आगे सोचा ही नहीं, तो ड्रॉप इन पिचेस ड्रामा। हाँ, ये रमीज राजा पे कुछ थोड़ा सा बताएं सर, क्योंकि पीआर की बात करते हैं तो रमीज राजा का नाम बड़ा ऊपर आता है, इंग्लिश कमेंट्री, इंटरनेशनल स्टार्स में उठना बैठना, तो बड़े पसंद है लोगों को, खास तौर पे इंटरनेशनल ये जो ऑडियंस है इनको बड़े पसंद है रमीज राजा। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप जरा खुल के थोड़ी बात करें कि आखिर है क्या, सूरत हाल है क्या और थी क्या उस वक्त जिस वक्त सरफराज को हटाया गया। देखिए, बिलाशुबा रमीज राजा की आवाज क्रिकेट के अंदर एक मकबूल तरीन आवाज है। और टॉप 5 अगर आवाजों में मैं बोलूं, मैं क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त, तो टॉप 5 में रमीज भाई का नाम आता है। क्योंकि बहुत खूबसूरत वो क्रिकेट को बयान कर रहे होते हैं। शायद इतना मौका अगर उनको मिलता खेलने का तो शायद वो बहुत ठीक है, वर्ल्ड कप में 100 भी मारा हुआ है, मगर वो और भी दीगर फॉर्मेट में अपना जलवा निकालते। रमीज हसन राजा का चेयरमैन बनना मेरे लिए शौक तो नहीं था, मगर ये कि मुझे नहीं लगता था कि रमीज भाई को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे ख्यालात हैं, उसकी वजह ये कि आउट स्पोकन थे रमीज भाई। ठीक है। और रमीज भाई आउट स्पोकन नहीं रहे, कोई बाकायदा एक शेडो में आ गए और उस शेडो को उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। देखा होगा आपने, बाबर का इंटरव्यू भी करते हुए नजर आते थे उससे पहले वो। ठीक है। बाबर की तारीफ भी करते नजर आते थे, मगर चेयरमैन बनने के बाद वो पब्लिक में वो अपने आप को समझते थे कि शायद उनकी बात सुनी जाती है। चेयरमैन का अपना एक सीट का एक हिसाब किताब होता है। चेयरमैन कम बोलता है, कम लोगों में जाता है, कम क्रिकेट डिस्कस कर रहा होता है। मगर रमीज भाई समझे कि शायद वो अभी भी कमेंटेटर हैं और वो उनके अगेंस्ट गई चीजें बहुत सारी। जी ठीक है। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जब टाइम पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला भाई क्या बाबर के 100 नहीं देखने। ठीक है, उनका मजाक जरूर था, मैं यही कह रहा हूँ ना, रमीज भाई एक आउटस्पोकन आदमी थे। जी चेयरमैन बनकर ये सूट नहीं करती कुछ चीजें जो रमीज भाई ने जी बोली थी। और वो बहुत अच्छा हुआ कि रमित भाई बहुत जल्दी चले गए। मगर कमेंटेटर वो बेहतर है और मैं हमेशा इनको एंजॉय करता हूँ। जी। हमने कहा था कि दूसरा क्या था आपका? सरफराज को जो हटाया गया सर उनके दौर में, उस पर तो खैर आपने पहली रोशनी डाली, बट उसमें रमीज राजा का क्या रोल था। रमीज भाई का मैं आपको बताऊं ना, खुर्रम मंजूर 2012 एशिया कप उनको अच्छा नहीं लगता था। 2012 एशिया कप 2014 फवाद का आलम, फवाद आलम हमें अजीब सा है, खेलने में अजीब सा लगता है बिल्कुल ही, और वो आसानी से आउट हो जाता है, हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से दुनिया में क्रिकेट नहीं खेली जाती है। मैं उनकी कमेंट्री का बता रहा हूँ आपको। जी जी सरफराज को जब कमेंट्री से हिट किया गया, उसमें वकार भाई सबसे आगे। उन्होंने उसके बैठने में, उसके जब वो बैठता था तो उस पे उन्होंने इशू उठाना शुरू कर दिया कि सरफराज पूरा नहीं बैठ रहा, खड़ा होता जब भी तो इससे बॉलें मिस हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। लेकिन कुछ चीजें कमेंट्री से बाकायदा मुझे लगता है एजेंटे के तौर पे चलाई गई। जी और जिसको साथ बैठे हुए कमेंटेटर्स ने जो है ना वो उसको एनालाइज भी नहीं किया और उस पर ओके ओके करते भी चले गए। वो रमेश भाई और वकार भाई एक साथ कमेंट्री करते थे। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, बाकायदा चीजें चली हैं वहां से कमेंट्री से। और सरफराज को हटाने में
एक तो सरफराज की खुद भी कुछ चीजें जो थी ना, वो एक तो टेस्ट की कप्तानी लेना उसकी, जो शहरियार साहब ने उसको दी कप्तानी तीनों फॉर्मेट की, वो मैं टेस्ट की कप्तानी के मैं फेवर में नहीं था। सरफराज को वो नहीं लेनी चाहिए थी शायद। वो भी उसके जाने का सबब बना। फिर ये कि एक तो उस वक्त की जो आपकी क्रिकेट कमेटी थी, जिसको हेड वसीम अकरम कर रहे थे, मैं फिर बता रहा हूँ, जो जी मिसबाह उल हक थे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बिल बिलवास्ता इन लोगों का ताल्लुक जरूर था, और ये जानते थे कि ये काम होने वाला है। जी क्योंकि 2020 में जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, तो सबको पता है कि बाबर आजम की कप्तानी के पीछे और बाबर आजम को सोशल मीडिया पे इतने पसंद किए जाने की असल वजह क्या थी, और वो सभी जी जानते हैं। उसके उसके बाद बाबर आजम नहीं खड़े हो पाए। जी क्विक फायर का सिर्फ सिलसिला आगे जाएंगे तो आप ये बताइए कि क्या बात सच है या नहीं, मोहसिन रजा नकवी पिछले 15 साल में पाकिस्तान के बेहतरीन चेयरमैन साबित हुए हैं पीसीबी के। हाँ, इंडिया पाकिस्तान इश्यू जो उन्होंने सेटल किया है ना, उस अच्छा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बेस्ट है। इस पॉलिसीज को उन्होंने बहुत अच्छा जी कंट्रोल किया, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान मैचेस की। जी, लेकिन सिर उसमें मेरा फिर एक सवाल पैदा होता है, जो अब डील हुई है जिसमें कहा गया है कि जी हम भी वर्ल्ड कप जब होगा अब इंडिया और श्रीलंका में तो हम नहीं खेलेंगे वहाँ पे। तो अब पब्लिक को हम्म, ये तो पता ही नहीं कि वो वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका दोनों में होना है। तो हम्म, 2011 में भी मेरे ख्याल है ऐसे ही हुआ था कि सेमीफाइनल के अलावा हमारे सारे मैच बांग्लादेश और श्रीलंका थे। तो एज सच कोई वर्ल्ड कप को मतलब नुकसान तो नहीं हुआ ना अब हमारे केस में। होम की चैंपियंस ट्रॉफी होम टीम को ही दुबई जाके खेलना पड़ा सिर्फ इसलिए कि जी वो हमारी तरफ नहीं खेलना चाहते। तो क्या अगर न्यूट्रल वेन्यू की बात हो जाती कि जी हमने आना ही नहीं, हमने उस वर्ल्ड कप के वेन्यू पे आना ही नहीं, हमने खेलना ही दुबई या कहीं और। देखें, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का भरपूर एडवांटेज लिया, भरपूर एडवांटेज लिया। एक ही वेन्यू पे उन्होंने खेला, जी ठीक है जी, और चैंपियंस ट्रॉफी लेके निकल लिए। अगर यूं देखा जाए तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, श्रीलंका में ही तो खेलना है। चले ये जीतकर बात भी है। बात कर जीतकर रही आउट हैं होना आप। है। हाँ, भाई, बात कर एडवांटेज है ना, आप समझे नहीं। देखिए यार, ये बात भी तय करना बहुत जरूरी थी, और जब मैं शो पे बैठता था तो बड़ा समझ में नहीं आता था। 2023 के वर्ल्ड कप की आपको मैं कहानी सुना दूं, पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के बेशतर लोग ये बोलते थे पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, जबकि मैं ये बोलता था कि पाकिस्तान हमेशा गया है, इस बार भी जाना चाहिए। भाई, क्रिकेट तो नहीं रुकनी चाहिए ना। इससे बेहतर है कि कोई गोरा आपकी क्रिकेट को, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को कैप्चर कर ले। कि भाई जैसे अभी हालिया दिनों में रवि शास्त्री एक इंटरव्यू दे रहे थे क्वेश्चन के अंदर, जो कि उसके इंटरव्यू का सवाल नहीं था। उसने सवाल करने से पहले कहा कि रवि, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ ये मेरे इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, मगर लोग जानना चाहते हैं, लॉर्ड्स में अगर इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट हो तो आप जी कैसे देखेंगे? तो रवि शास्त्री का आगे से जवाब ये था कि यार, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा मैच कहलाएगा। तो मैं उस दिन से डरता हूँ कि मेलबर्न का जो मेयर है वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस यहाँ पे खेले हैं। क्यों बे? क्यों को हो जाए, होने चाहिए वहां पे? सारी टीआरपी तुम्हें दे दें, सारी आई बॉल्स तुम्हें दे दें। मैं हमेशा से कहता हूँ, पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान को जाना चाहिए। आज भी अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान को जाना चाहिए, जाना चाहिए। मगर मोहसिन नकवी ने जो अच्छा काम किया वो ये किया कि ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे यार, अब फिर न्यूट्रल पे ही होगा, जो काम होगा न्यूट्रल पे होगा। इंडिया आया, पाकिस्तान भी न्यूट्रल पे खेलेगा। अभी वुमेन्स का जो हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, वो भी इसी तरह होगा। पाकिस्तान की बच्चियां जो है वो कोलंबो में खेलेंगी, मैचेस जी जी सारे अभी शुरू होने वाला है। तो यार, आपकी क्रिकेट आपके दरमियान ही रहनी चाहिए। ठीक और है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बहुत कम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बता दूं, पाकिस्तान की जो अब क्रिकेट की मार्केट है वो 55 करोड़ हो गई है भाई। 25 करोड़ नहीं है, 55 करोड़ हो गई है, क्योंकि अब आपके बांग्लादेश से रवाबित बहुत अच्छे हो गए। तो सही है। समझ आपकी मार्केट डबल हो गई है, डबल से ज्यादा हो गई है अब। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आईबॉल्स कम है, बढ़ गई हैं। ठीक है। एक तो सर बड़ी आपने ये जरूरी बात है एक तो की है व्यूअर्स के लिए। बाकी सर कुछ जल्दी से क्विक फायर सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। सर कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स, फॉर्मर तो नहीं करंट ही कह दें, उमर अकमल और अहमद शहजाद टीवी पे नजर आते हैं आजकल ज्यादतियों की आवाज लगाते हुए। जल्दी से सर बता दें, क्या वाकई इनके साथ कोई ज्यादती हुई है या फिर कोई इनकी अपनी कारस्तानी है?
अबे कौन जाती करेगा इनके साथ? दोनों के कैरियर में शाहिद अफरीदी का हाथ है। हाँ। दोनों ने खिलाया है भाई। आप क्रिकेट खेलोगे, आ जाओगे। हम्म। सिर्फ बोलने से तो क्रिकेट अब नहीं आ सकते ना वापिस आप, या किसी सियासी लीडर के साथ खड़े होगे तस्वीर खिंचवा लोगे तो आ जाओगे, ऐसा भी नहीं है। या सबके साथ खड़े हो जाओगे तो सर आजकल सर वो आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए हैं। फजूल है ना यार। आप जाके परफॉर्म करो, आप गले में फंसो, आप पर परफॉर्मेंस वो देके कहते गले हैं में तो हमें फंसो। पर वो कहते हैं हमें कोई खिलाता नहीं है, हमें तो डोमेस्टिक नहीं खिला रहे, हमें एनओसी ग्रेड नहीं दे टू रहे। से ड्रॉप कर दिया है, मैं तो ग्रेड टू क्रिकेट से। हाँ, अब क्या किया है इन्होंने बताओ मुझे। तो मैं तो जब किसी लोकल कोच से मेरी मुलाकात होती है, कहीं ना कहीं हो जाती है, मैं पूछता हूँ इनके बारे में कि यार ये अभी तक बोल रहे हैं लोग, इनके साथ कुछ क्या हुआ, क्या है? कुछ पता तो चले। ग्राउंड में तो कुछ होगा तो सबको सबको नजर आएगा, पीछे कुछ हुआ है तो जो मुझे नजर ना आया। बोला कुछ नहीं हुआ, परफॉर्मेंस ही नहीं है। परफॉर्मेंस तो वापस आओ ना यार। जी। ठीक हो गया। टीआर चले अगले। पुराने वक्तों की टीआरपी नहीं चलेगी भाई। कि नहीं ये मैं बात। सुल्तान ऑफ स्विंग था, अबे हो गया ना, वो खत्म हो गया, अब बताओ अब क्या है। जी। ठीक है सर। हाँ। सुल्तान और स्विंग का जिक्र कर दिया है तो यही बता दें, फिर पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन आपकी नज़र में कौन रहा है पिछले पिछले मतलब 20-30 साल ले लें आप, जितना अरसा लेने ले लें। यार दो कप्तान, बल्कि एक बहुत सीनियर है यार, और मैं उनकी कप्तानी को हमेशा एंजॉय किया। जितना भी मैंने देखा अपने मैंने देखा उनको खेलते हुए तो नहीं देखा, बहुत कम ही शायद देखा हो पुराने वक्तों में। तीन लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अहम रहे कप्तानी के अंदर। एक इमरान खान तो सबसे नंबर वन है, ठीक है। उससे बेस्ट कैप्टन तो कोई ऑलराउंडर कैप्टन पूरी दुनिया में अभी भी कोई नहीं है। दूसरा सलीम मलिक, वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और तीसरे मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक जो क्या नाम, नेक्स्ट। मुश्ताक मुश्ताक मुश्ताक। मोहम्मद, सॉरी। मुश्ताक मुश्ताक। मोहम्मद, अच्छा जी जी, ठीक है ठीक है। ये तीन कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तान समझाया और उसको उरूज पे पहुंचाया है। और सलीम मलिक बड़ा अनफॉर्चुनेट रहे कि वो किसी बड़ा टाइटल लेके नहीं आए। जी मगर ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी वजह से आज हम लोग जो कुछ खा पी रहे हैं वो इन्हीं की वजह से खा पी रहे हैं। उसकी वजह मैं ये बता दूं, उन्होंने खिलाड़ी भी दिए आपको, जी बड़े बड़े खिलाड़ी आपको दिए वक्त के, ठीक है। और अब करंट वक्तों में अगर आप देखते हैं, मॉडर्न डे में अगर आप आ जाएं 2010 के बाद से, तो उसमें पाकिस्तान को एक सरफराज कप्तान मिला था। जी। और मेरे ख्याल में उसको भी उसी तरह गला दबा दिया गया। खान साहब थोड़े से समझदार आदमी थे तो वो रिटायरमेंट लेके गए। मगर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की रिटायरमेंट के बाद मुझे याद नहीं है कि किसी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया हो, सब घर बैठे रिटायर हो गए। ये तो है। खैर जी, आखिरी सिर क्विक फायर का सवाल करूंगा। मेरे नज़दीक सिर्फ 2013 ऑनवर्ड्स तकरीबन, जब ये दो नई बॉलें लगना शुरू हुई एक एक एंड से, बाउंड्रियां आपकी छोटी हो गई, तो 2015 के वर्ल्ड कप में मज़ेदार क्रिकेट तो मिली। 400 हुआ, 415, 420, गप्टिल ने 200 किया, गेल ने 200 किया। लेकिन क्या आप समझती हैं अब जो अफवाहें फैल रही हैं कि आईसीसी फिर रिकन्सिडर कर रहा है कि 34वें ओवर के बाद एक एंड से वही एक बॉल लगा रहे आखिरी 16 ओवरों के लिए, ताकि बॉलर्स को भी ज़रा असिस्टेंस हो, ताकि ज़रा मज़ेदार क्रिकेट वापस देखने को मिले। यार असल में ये 50 ओवर वाला जो गेम है ना, इस पे वैसे ही आलू बहुत चल रहे हैं। और इसको वो चाह रहे हैं कि इसका ब्रेकअप करें कुछ इस तरह से कि यार एक तो एडवर्टाइजर और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंगेजमेंट बरकरार है। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके ऊपर वर्क किया जा रहा होगा। जी कहीं ना कहीं इनको दो बॉलें लगाने से कोई, एक तो कुछ बॉलों की टेम्परिंग वाला चक्कर भी इन्होंने कंट्रोल तो कर ही लिया है। मगर अब वो क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट, क्योंकि 6 7 8 घंटे की प्रोडक्शन जाती है इसकी ब्रॉडकास्ट पूरी, तो अब उनकी कोशिश यही है कि इसको इंगेजिंग रखा जाए कि कहीं पर जो लोग स्टेडियम में बैठे हैं वो बोर ना हो रहे हो, मतलब बोरियत महसूस ना करें। शायद इसके लिए इसको रिकंसिडर करे आईसीसी कुछ चीजों को लेकर। जी। चलें सर, क्विक फायर का सिलसिला यहाँ होता है ख़त्म। बात आपने की प्रोडक्शन की, ब्रॉडकास्ट की, तो हम सर आपका चैनल देख रहे हैं 2022 से, जब कुछ शॉर्ट्स और रील्स वगैरह वायरल हुई, तो मैं बड़ा सीरियस होकर बैठ के देखता था कि पीछे बात है क्या। तो कुछ बातें हैं, जैसे नवाज़ को 2022 फाइनल में ओवर ना देना, 2021 में ओस पड़ी तो रन चेज हुआ, 21 का हम सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे कहाँ। वो चीज़ें देख के एहसास होना शुरू हुआ कि बड़ा अच्छे लेवल का एनालिसिस चल रहा है और वाकई बड़ा मज़ा आने लगा।
तो सर रीसेंट टाइम्स पे अगर थोड़ी बात करें कि क्या चलता रहा है, और आपके चैनल के हवाले से कि कुछ कंट्रोवर्सी थोड़ी बनी कि आपने थोड़े तल्ख कलामी का इजहार कर दिया, मेरे ख्याल है ये मई के महीने में। चैनल तो आपका 22 अप्रैल को बैन हो गया, ये बातें आपने उसके बाद कहीं। तो क्या इसके पीछे क्या वजह थी? ये किसी खास ग्रुप की तरफ थी, या किसी किसी शख्सियत की तरफ थी, या जैसे उसको बनाया जा रहा है कि जी आप कोई थोड़े प्रोपोगंडे की तरफ जा रहे थे? आप ज़रा इस पे खुद थोड़ी अपनी ख्यालात का इजहार करें। अरे यार, बड़ी जबरदस्त जगह पर आ गए तुम। मैंने कंट्रोल की भी थी चीजें बहुत सारी। देखिए यार, 22 अप्रैल को शायद इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से, ठीक है, उनका जवाबदीद है, उनकी अ, मर्जी है। इंडिया चैनल बैन कर सकता है, पाकिस्तान ने भी किए बहुत सारे चैनल। तो वो तो चलती रहती हैं चीजें यार। मगर इस अप्रैल के बाद 12 मई को जाकर कुछ चीजें मेरे पास से शो में निकली हैं, और वो डेफिनेटली निकली हैं। आगे भी जिन शख्सियात के ऊपर मैंने बात की है उन पर तो मैं बात करता रहूंगा। और वो मेरा सवाबदीद है। उसकी वजह ये है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करने में इन तीन लोगों का हाथ है जो आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, 12 ही मई को विराट कोहली ने अपनी रिटायरमेंट अपने घर से अनाउंस कर दी थी। आपको जो असल बात तो ये थी, दिन भर मेरा एक तो मीटर शॉट रहा इस बात पे लेकर कि यार ये क्या किया विराट कोहली ने। क्योंकि उसने 3-4 दिन पहले ग्राम पैसेंजर के शो पे बैठकर कहा था कि यार मैं इंग्लैंड के खिलाफ जो अनऑफिशियल 2 मैचेस हैं वो मैं खेलकर अपनी फॉर्म को गेन करूंगा, क्योंकि विराट कोहली का 2-2.5 साल से टेस्ट में अच्छा एक तो एवरेज नहीं आ रहा था, फिर दूसरा ये कि वो परफॉर्म भी सही नहीं कर पा रहा था। तो उसने अपनी तैयारियों के सिलसिले में वो इंटरव्यू किया, हमने भी कहीं से देखा बैठ के। वो बड़ा खुश हुआ मैं कि यार चलो, कम से जी। कम एक तो आई बॉल ऐसी है दुनिया में जिसको हर कोई देखता है पूरी दुनिया में, विराट कोहली। मगर एकदम से उसका रिटायरमेंट मेरे लिए मतलब पूरा दिन मेरा खराब जा रहा था। और मैं आपको सच बात बताऊं, मैं रात के यार, हुआ ये कि 22 अप्रैल को जब चैनल बैन हुआ तो मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा बैन रहे। मैं आज भी कहता हूँ कि यार मेरे नाम के जितने चैनल है बैन कर दो, ऐसी की तैसी में जाओ। मैंने अपना, मैं आज काम नहीं कर रहा है, या मैं किसी यूट्यूब से कमाने के लिए नहीं बैठता, ठीक है। ना मैंने कभी सुपर चैट ली यूट्यूब के ऊपर, ना मैं आगे कभी अपने अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की चैनल की बात नहीं कर रहा। जहां मैं काम करता हूँ वहां में ये काम मुझसे होते नहीं। उसकी वजह ये कि मैं पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट के प्रोग्राम से लेके उसकी ब्रॉडकास्ट से लेके बहुत चीजें कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पैशन के अंदर आती हैं चीजें। और मैं पूरे दिन में कोई 1-2 घंटे ऐसे निकालता हूँ जहां पर मैं इसको अपना इजहार करता हूँ। और वो बेस्ट यूट्यूब था, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि यार अपने आप को आप जाहिर करो कि यार मैं यहाँ से हूँ और यहाँ से देखता हूँ आपको। तो यार मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता आपको कि यार आप मुझे देखा करें। और मुझे याद है अच्छी तरह कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कभी इंसिस्ट नहीं किया किसी को कि यार मेरे मुझे जरूर देखा करें या मुझे जरूर लाइक किया करें। हाँ, मैं किसी के चैनल के लिए जरूर ये अल्फाज बोल सकता हूँ, मगर मैंने अपने चैनल से कभी रिक्वेस्ट नहीं करी इस बात की। जी। 22 अप्रैल से मेरे पास जिस दिन बैन हुआ उससे कुछ दिन पहले तक, अगर आप वासे अभी चैनल का यूट्यूब 22 अप्रैल से जाकर 12 मई तक का जाके देखते हैं, आपको 90% वहां पर ऐसा लगेगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हम, तुम हमारी वजह से चलते हो, तुम्हारी ऐसी की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी ये, तुम्हारी वो, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि मैं अगर 4 साल से वो चैनल कर रहा हूं मैं, और एकदम से मुझे ये देखने को, और कमेंट्स, लाइव के कमेंट्स अलग हैं, और मुझे ये कमेंट्स आने लगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर 90% आपको बता रहा हूँ, मुझे ये रुझान मिल रहा हो, ठीक है। और उसके 20 से 22 दिन के बाद मैं जाकर अगर अपना इजहार करता हूँ, और उस पे उस इजहार को आप ये बताने की कोशिश करते हो कि तुम इंडिया को गाली दे रहे हो यार। तुम इंडिया तो मेरे बाप दादा का है यार। इंडिया को मैं गाली दे नहीं सकता। इंडिया को गाली देने का मतलब ये है कि मैंने अपने आप को गाली दे ली। इंडिया की क्रिकेट की तारीफ करना उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि यार मैं को उठा रहा हूं उनके, अबे वो अच्छा खेल रहे हैं तो बता रहा हूं मैं।
अच्छा खेल रहे हैं तो ही T20 वर्ल्ड कप जीते, 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, WTC का वहां पर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सीरीज जीती, विराट कोहली जब कप्तान थे, फिर उसके बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो क्या गलत बताया है मैंने कि ये टीम अच्छी है जो इनके खिलाड़ी ऐसे हैं? मैं तो 2008 से इंडियन प्लेयर को जानता हूं, उनमें से तो बहुत से ऐसे व्यूअर है मेरे जो साले पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तो ICL भी दिखा चुका हूँ अपने चैनल पे जहां मैं काम करता था। मैं तो 2008 का एशिया कप भी मैंने पूरा कवर किया है, जो कराची में जिसका फाइनल हुआ था। तो मैं तो क्रिकेट में बहुत पीछे से करता आ रहा हूँ चीजें। और कब कौन सी वीडियो में मैंने कहा कि यार इंडिया की माँ की और इंडिया की बहन की? और मैं क्यों बोलूंगा यार? पूरा इंडिया तो खराब नहीं होगा, मगर चंद लोग अगर ये समझते हैं कि यार हम तुम हमारी वजह से चलते हो, तो मेरे घंटे से यार मैं लानत देता हूं उन लोगों पे। और अगर दो तीन मखसूस लोगों का मैंने नाम लिया है और वो मैं अपने उस कॉन्टेक्स्ट पे कायम हूं बिल्कुल कि सही। वो तमाम इंडिया की जिल्लत का बाइस बन रहे हैं वो तीन लोग। और मैं कभी भी इस बात पे, मुझे कोई शर्म नहीं आती भाई, मैं करंट अफेयर्स का आदमी नहीं हूं। मगर अगर कोई मेरे मुल्क को गाली देगा इस वजह से, देखो यार बाबर आजम पे मैं तनकीद करता हूँ उसके खेल पे, रिजवान पे करता हूँ उसके खेल पे, मगर अगर कोई मुझे बाबर आजम के नाम पे पाकिस्तान पे गाली लिखेगा तो वो थोड़ी बर्दाश्त होगी मुझे कोई यार। मैं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा फिर। और फिर तुम होता कौन है कोई मुझे के बोले कि घर में घुस के मारेंगे? जी सर, ऐसे ही है। अगर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे ये बोलने की, देख लिया तुमने अंजाम फिर। आ जाओ, मैंने मैसेज भी किया था कि यार मैं कराची पोर्ट ट्रस्ट पे खड़ा हूँ, मछलियां लेके आ जाओ, खाते हैं बैठ के, आते हैं तो आ जाओ। फिर वो आए कर, जी। हाँ। तो बात सीधी सी ये है कि अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट को तुमने इस बात पे चलाया, कहीं पे भी चलाया हो कि यार मैं इंडिया को गाली दे रहा था, तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अबे मेरे बाप दादा नाना नानी मामू मेरा तो सब इंडिया है। पीछे से तो मेरे सारे लोग वहीं से पैदा हुए हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं। तो मैं पाकिस्तान के ऊपर नहीं सुनूंगा भाई किसी से भी। हाँ, आप मेरी खेल पे आप कुछ भी बोले, मैं खुद बोलता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ यार कि अब इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान से बहुत आगे है, 10 साल आगे है यार। उनकी बेंच देखो और अपनी बेंच देखो। नहीं सीधी सी बिल्कुल। बात है ना, खेल में आप आगे हो। आज भी पाकिस्तान खेलेगा अगर इंडिया से तो जीतेगा, ये मैं अभी प्रिडिक्ट कर दूं। हाँ मगर तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को गाली दो यार, वो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पास 90% कमेंट थे और मैंने उन एलिमेंट्स को गालियां दी हैं जो मेरे मुल्क को गाली दे रहे थे। जब मैं इंडिया को गाली नहीं दे रहा और दे भी नहीं सकता, तो मेरे मुल्क को गाली देने वाले तुम कौन हो यार? ऐसे ही है तुम्हारी सर। ऐसी की तैसी यार, टांग पे टांग रख के चीर दूंगा तुम्हारी मैं। मुझे ये यूट्यूब की कमाई नहीं चाहिए भैया, ना मैं कमाई के लिए बैठता हूँ कभी। ना मैंने किसी को कहा है कि मुझे देखो, ना मैंने हाथ जोड़े किसी के। मैं अपना काम करता हूँ, तुम्हें अच्छा लगता है प्रेस करो, नहीं लगता कोई बात नहीं, ना प्रेस करो मुझे यार। पर नहीं मुझसे सर, ये तवक्को करना कि जो तुम बोल रहे हो वो मैं बोलूं, भैया मैं लिखा हुआ किसी का नहीं बोलता, मैं अपना बोलता हूँ हमेशा। ये बात थी सीधी सी यार, 20-22 दिन मैंने इस बात के लिए लिए कि यार ये रश आवर है, लोगों में इंडिया पाकिस्तान जंग का मसला चल रहा है, और फिर लोग मुझे न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। तो मेरा क्या कसूर है इसमें यार? मैंने कब तुम्हें कोई गलत डायरेक्शन दी? कब मैंने कोई सियासी बात करी अपने चैनल पे बैठ के? तुम मुझसे तवक्को ये कर रहे हो कि यार पहलगाम पे अटैक हुआ था एफपी भाई, उस पे कंडोलेंस करें, या पुलवामा में अटैक हुआ तो उस पे कंडोलेंस करें। अबे मैं जब फलस्तीन पे नहीं कर रहा, जब मैं यूक्रेन पे नहीं कर रहा, तो मैं किसी और पे क्यों करूं? जब मैं कश्मीर पे नहीं कर रहा, तो मैं जब बात ही नहीं करता ये वाली, जी। मेरा मेरा कंटेंट ही नहीं है ये वाला, तुम जबरदस्ती मुझे सिर्फ यही चीजें मुझसे कहलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे घंटे से यार क्यों हम्म करूंगा भाई मैं? हम्म जो करंट अफेयर्स में लोग करते हैं वो करें, हम्म। मेरा ताल्लुक थोड़ी है। तुम चांद पे गए, मैंने वीडियो करी। नीरज चोपड़ा जीता, मैंने वीडियो करी। जी। अरशद नदीम के साथ उसकी माँ का इंटरव्यू हुआ, मैंने बात करी। अबे मैं तो खेल में करीब लेकर आ रहा हूं, हम्म। मैं खेल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तुम कुछ और समझ रहे हो मेरे से कि यार मैं शायद जो तुम बोलोगे वो बोल दूंगा, ये वाला आदमी नहीं हूं भाई मैं। मेरे से वो उतनी तवक्को करे आदमी खेल की बस।
दूसरी चीजें करोगे तो फिर मैं तो बहुत सारी चीजें जानता हूँ भाई। क्या क्या बात है? सिर्फ बात ये थी कि यार जो मेरा कॉन्टेक्ट चलाया लोगों ने, वो ये चलाया कि इंडिया को गाली दी। चैलेंज है मेरा, दिखा दे मुझे कोई। अबे 4 साल की वीडियो में कोई एक एक क्लिप भी निकाल के दिखा दो मुझे तुम। क्योंकि मेरे बाप दादा का है, मेरा बाप नहीं जा सका इंडिया, मर गया यहीं पे। आखिरी वक्तों में उसका था, जो बोला था उन्होंने, यार हमारा बड़ा दिल होता है, बचपन की यादें हैं बहुत। नहीं जा पाया यार, कोई बात नहीं, क्यों, नौकर थे वो, ऐसी जगह नौकर थे कि यार वो नहीं जा सकते थे। तो मेरी तो बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है यार। मैं 140 करोड़ को गाली थोड़ी दूंगा कोई। मैं चंद लोगों को गाली दूंगा जिनकी वजह से नफरत फैली हुई है, और दूंगा, हमेशा दूंगा उनको गाली में। जी सर। ठीक है, बिल्कुल। बस ये बात थी यार, और कुछ नहीं। ये बड़ा अच्छा किया यार, आपने वजाहत कर दी इफी भाई, क्योंकि जरूरी बात है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत भाई प्रोपेगेंडा। फरहाद, मैं आज बात बताऊं, मैं कभी किसी मखसूस तबके के लिए, कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता। मुझसे बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है तेरे को डील करना। वजह ये है कि यार मैं लोगों के लिए बैठता हूं मैं। ये अलग बात है कि यार मेरा झुकाव क्रिकेट में इंडिया की तरफ है। उसकी वजह ये है, आप सुने, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं 2007 में जब आईसीएल शुरू हुआ, 2008 में आईपीएल पे मैं नहीं जा पाया। मेरी साथ में जो मेरे दोस्त यार थे वो चले गए थे इंडिया, ठीक है, जिसमें नसीम राजपूत थे, साकिब हुसैन थे, हमारी मैनेजर थी वो। मैं नहीं जा पाया था, मेरे और कुछ काम चल रहे थे। मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग भी करता था जियो सुपर के लिए, तो मेरी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, शायद मैं भी गया होता उस पहले आईपीएल के अंदर। तो हमने तो आईपीएल सालों साल दिखाया यार, सालों जी सर। साल दिखाया है, 2018 तक दिखाया हमने। तो मुझे तो वहां पर उनकी जो औलादे पैदा हुई उनके भी नाम याद है यार। तो लोग बोलते थे यार इसको इंडिया का याद रहता है। अबे तो हमने क्रिकेट दिखाई है तो हमें याद रहेगा ना यार। हम तो दिन भर यही काम करते थे। हम्म, जी सर। इसी तरह हमें अपनी टीम के खिलाड़ियों का भी याद रहता है, तो काम करते थे इसलिए याद रहता है ना भाई। कोई रट्टा मार के थोड़ी बैठते हैं यहाँ पे कोई, या किसी का झुकाव थोड़ी हुआ। इंडिया की क्रिकेट 2014 के बाद बड़ा फ्लो में गई है आगे। धोनी की कप्तानी ने आगे पहुंचाया। फिर विराट कोहली जब टेस्ट में ओडीआई में कप्तान बनकर आए, वहां से तो रवि शास्त्री आए, फिर तो वो तो बूस्ट कर गई यार। आपकी जी। सियासत भी मारी गई। आप 2017 के बाद बजाय कि आसमान छूते, आप जमीन पे गिर गए। तो हम अपनी पॉलिसीज की वजह से गिरे, सियासत जी। की वजह से गिरे। जबकि इंडिया में मैं आज भी बोलता हूँ, आप देख लें, बीसीसीआई का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो आईपीएल के खिलाड़ियों को मौका दे यहाँ पर खेलने का, टेस्ट, ओडीआई या टी20 की टीम में। उनका क्राइटेरिया नहीं है। वो मुश्ताक अली से उठाते हैं, ईरानी ट्रॉफी से उठाते हैं, विजय विदर्भा हजारे। ट्रॉफी से उठाते हैं, या जी। फिर रांची से उठाते हैं। तो उनका क्राइटेरिया डोमेस्टिक है। वो अच्छी बात है। मैं हमेशा से कहता हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट आपने अगर ठीक करनी है तो आप डोमेस्टिक को सराहों में बिठाएं। जी। तो आपकी क्रिकेट जब भी अच्छी होगी तो लोग ये इस बात को शायद नहीं समझते। कुछ पाकिस्तानी फैंस भी हैं मेरे, हमेशा लिखते थे कि यार रफी भाई इंडिया की क्रिकेट को प्रेज नहीं, उनके खेल को प्रेज करता हूँ। नहीं, जी। बिल्कुल। वो खेल रहे वहां पे हैं, हक की प्रेज बात है, करेगा आदमी। यहाँ आज हक की बात तो वहां करनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं नहीं, जो बात, असल बात है वो यही है। मैं पहले भी कहता था, तो शायद इतना लोगों ने शायद इस बात को गौर नहीं किया होगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं तो वो समझते हैं कि यार आप उनकी हर बात कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता यार। मैं बात वही कहूंगा जो मुझे ठीक लगेगी। और मैं बगैर रिसर्च के कोई बात करता नहीं भाई। मैं पहले रिसर्च करता हूँ कि यार मैंने ये बात करनी है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, 10 दफा सोचता हूँ इस बात को, फिर जाके करता हूँ। बिल्कुल। जी। सर ये चलिए सर। तो बड़ा। जी। हाँ, मैं सर चाहता हूँ कि आपने बड़ी ज़रूरी एक तो वजाहत आपने की, एक मैसेज सर आप दे दें पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को। बट बिलखसूस मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज एक मखसूस तबके के फैंस को भी सर ज़रूर दें, क्योंकि हमें भी बहुत क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है उस मखसूस तबके से। तो एक मैसेज सर पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन के लिए, और एक मैसेज उस किंग के फैंस के लिए जो सो कॉल्ड किंग है। देखिए यार, जो सो कॉल्ड किंग वाले जो फैंस हैं, मेरे ख्याल में 10 साल तो हो चुके हैं उनके किंग को। और किंग इजाद किया हसन अली ने, जब वापस आया वो, उसने बोला ये तो किंग है। और कब इजाद किया, जब वो, मुझे याद है अच्छी तरह, श्रीलंका टूर पे जब वो सिलेक्ट हुआ, तो मैंने उस अपने शो पे शोर किया। मैंने बोला यार तुम्हारी ऐसी की तैसी कहाँ से आ गया भाई। ये अगर श्रीलंका के टेस्ट खेलने के लिए आया है, तो एक तो श्रीलंका में नाकाम हुआ, एक विकेट ली इसने 2 टेस्ट में वहां पे।
और ये सिर्फ श्रीलंका के लिए नहीं आया, ये वर्ल्ड कप पे जाने के लिए आया है 2023 के, और वही हुआ 2023 के वर्ल्ड कप में गया, वहां ठोका ठीक ठाक कर गया, फिर बाहर कर दिया गया खामोशी से। तो मैं कह रहा हूँ बाबर आजम, रिजवान, इवन नसीम, खासतौर पे नसीम, ये खेलेगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और नहीं खेलेगा तो ये इंजर्ड होगा। आज भी देख लीजिए इंजरी की खबरें हैं उसकी। तो ये इनके जितने भी फैन हैं यार, ठीक है, ठीक है पाकिस्तान से खेलते हैं वो, मगर ये कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आपकी पसंद पे ये पाकिस्तान से नहीं खेल सकते। ये 25 करोड़ की तर्जुमानी उस वक्त करेंगे जब ये इस काबिल होंगे कि यार ये पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके जाए। ठीक है, जीत और हार खेल का हिस्सा जरूर है, मगर आप जब गेम को देखें तो आपको अंदाजा हो कि नहीं यार फाइट की है। फाइट भी नजर नहीं आती है। तो उनको चाहिए कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट को के लिए जो लड़के खेल रहे हैं, उनको भी उसी तरह प्रेस करें जिस तरह आपने नाम निहाद किंग को या उसके बिल्कुल। साथ के लोगों को आपने प्रेस किया है। दूसरा, ये जो करंट आपकी टीम है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसको सिर्फ एक एतमाद देने की जरूरत है कि कोई बात नहीं, आपके फेलियर्स हमारे लिए अहम नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस हमारे लिए अहम है। आप परफॉर्म करें, आप हारेंगे जी। तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि लड़के हारे हैं। जैसे मोहसिन नकवी ने कहा था कि टीम हारे तो ऐसा लगे क्या लड़के हार गए, ऐसा नहीं कि हार गई है। तो ये सलमान के साथ जितने भी लड़के हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये करेंगे वही जो सलमान बोलेगा या मैनेजमेंट बोलेगी। इनको सिर्फ आपने लिफ्ट करना है, इनको सपोर्ट करनी है। मैं फिर ये बता के जा रहा हूँ आपके शो के तवज्जुह से कि सलमान के लिए ये 2 सीरीज बहुत अहम है। साउथ अफ्रीका छोड़ दें आप, 2 सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि इस शेडो में नहीं है लड़के अब कि कोई आएगा तो वो खड़े हो जाएंगे। रिजवान भाई आए तो रिजवान भाई जन्नती हैं, आ गए हैं, ये खड़े हो जाओ, सलाम करो इनको, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, या बाबर भाई आ गए, किंग आ गया भाई, चलो सीधे आगे पीछे हो जाओ, लोग जो बात कर रहे हैं वो खामोश हो जाए। ठीक है, वो भी नहीं है। शाहीन आ गया, वर्ल्ड क्लास है यार, दानियाल को फिक्र नहीं होगी, अब्बास अफरीदी को फिक्र नहीं होगी। हारिस आ गया, बड़ा गुस्सा करते हैं भाई ये अब जो है हंसेगा कोई नहीं, ये गुस्सा कर देंगे, चलो वो शेडो भी नहीं। नसीम इधर उधर करता है, अब वो इधर उधर करने वाला भी नहीं है। तो ये बच्चे इस वक्त किसी भी इस शेडो के अंदर नहीं है कि कोई आएगा तो वो बातें करते हुए खामोश हो जाएंगे या खड़े हो जाएंगे, सलाम करने लगेंगे। सलमान के ये बच्चे जो है, मैं वेस्ट इंडीज के टूर में देख रहा हूँ, ये दोनों अगर कामयाब होती है सलमान को, तो मैं फिर आपको बता के जा रहा हूँ एशिया कप ले आएगा सलमान। इंशाल्लाह सर। और सर यही दुआ रहेगी। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल है आपने, हम बड़े मशहूर हैं आपके सर, आपने पूरा 1 घंटा निकाला है। तो थैंक यू। मेरे ख्याल है बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करने का, एक ख्वाहिश थी। तो आप सर हमारे हमारे लिए अगर कोई फीडबैक हो, ज़ाहिर है आप लोगों का बड़ा नाम है मीडिया में, पॉडकास्ट में, तो हमारे लिए बतौर एक चैनल आपको आज कैसा लगा है, और हमसे बातचीत करके आपको कैसा लगा हमारी क्रिकेटिंग नॉलेज के बारे में। देखिए यार, मैं जब क्रिकेट पे हमेशा अपने पैशन से बोलता हूँ मैं, और मैं कभी भी टाइम जाया ना अपना करता हूँ, ना मैं जिनके साथ मैं शो करता हूँ उनका करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जब व्यूअर देखे तो उसको लगे कि नहीं यार, बात जो की गई है बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी करके की गई है। और क्रिकेट का फैन बड़ा सेंसिटिव होता है, मैं आपको सच बात बताऊं। और उसको सिर्फ जीतनी चाहिए होती है। क्रिकेट का फैन सेंसिटिव इसलिए कह रहा हूँ, वो जीत के लिए नहीं देखता मैच, वो देखता है फाइट के लिए मैच। और तो ये जो फाइट आप लोगों की है यूट्यूब पे, इस क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इसमें फाइट में आपकी कामयाबी, आपका कंटेंट जो कि आप बहुत अच्छा करते हैं, आपकी ट्रांसलेशन, नरेशन, खास तौर पे जब जब आप बोलते हैं, तो ये आपकी नरेशन और आपके इमोशंस जब क्रिकेट को बयान करें, तो फैन जो है वो आपसे एंगेज हुए बगैर रह नहीं सकता। ये मेरा अपना मानना है यार। ठीक है, भले आप पे कोई पाबंदी हो, भले आपको कोई ये कहता हो कि यार हम नहीं देखेंगे, बैन होगा, ये मैटर ही नहीं करता किसी भी नरेशन देने वाले को जो खासतौर पे गेम के ऊपर नरेशन करता है। तो मैं तो चाहूंगा कि यार आप जो मेरे फैंस भी हैं, खासतौर पे जहां जहां तक ये वीडियो पहुंचती है, इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्योंकि जब जहाँ क्रिकेट की बात की जा रही होती है ना, भले आप बाद में देखें, थोड़ी देर बाद देखें, अगले दिन देखें, मगर देखें जरूर, ताकि बेल आइकन बजे तो आपको पता चल जाएगा यार इनका शो आ गया। वॉच लेटर करके डाल दीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ एज प्रोड्यूसर, मैं आज भी दुनिया भर के जहां जहां क्रिकेट पे बात की जाती है, जो जो मेरे पास सब्सक्राइब है लोगों, मैं तकरीबन सब लोगों को सब्सक्राइब रखता हूँ। अभी मैंने कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया, अपना जो दीगर प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन किए हैं लोगों को, क्योंकि वो मेरी अपनी प्रोफाइल्स हैं यार, उसमें फैमिली के लोग भी हैं मेरे। ठीक है, तो
कुछ लोग जो होते हैं जब वो अंधाधुन लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, तो वो तो यूट्यूब तक तो चल जाता है। दीगा प्रोफाइल पे किस सेक्शन मैंने डाली है, बाकी यूट्यूब पे मेरी कोई भी नहीं है। तो क्रिकेट की आप किस तरह से खिदमत कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने फैंस को एंगेज करें, बेस्ट से बेस्ट जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके लिए वो करें कंटेंट। जहां तक आपकी नॉलेज और रिसर्च की बात है, वो आपके सवालात से मुझे अंदाजा हो गया कि आपने बड़ी 2013 से 2010 की बात आपने करी, तो यकीनन क्रिकेट पे बोलना इट टेक्स टाइम, इसके लिए पीछे काफी आपकी रिसर्च भी होती है। बहुत शुक्रिया एफ़ी भाई। इसके साथ साथ मेरे ख्याल है एपिसोड के अख्ताम तक हम पहुँचे हैं, और यही दुआ रहती है हमेशा जी कि बात हक़ की हो, सच की हो, और बात पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर,